हमारा टॉपिक चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके अंतर्गत हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, जिसके अंतर्गत राजत्व का सिद्धांत हो चुका था। नेक्स्ट करेंगे अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह गुजरात के विजय अभियान से लौटने वाली सेना के 9 मुसलमान अमीरों ने किया। रणथंभौर जाते समय सुल्तान के भतीजे अख्तर खान ने विद्रोह किया, और जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुए थे तो उसके भांजों ने विद्रोह किया। दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया। इससे अलाउद्दीन काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके विश्वस्त अमीरों के साथ विद्रोह के कारण पर कई दिनों तक लगातार विचार विमर्श किया, विश्लेषण करता रहा, और अंत में उसे विद्रोह के मूल में 4 मुख्य कारण दिखाई दिए। प्रथम, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, जिससे सुल्तान को अपने शासनाधिकारियों तथा जनता की गतिविधियों की सही सूचना समय पर नहीं मिल पाती। दूसरा, अमीरों द्वारा दावतों और समारोह का आयोजन, जिनसे उनके आपसी संबंध बढ़ते हैं और जहां षड्यंत्रों तथा विद्रोहों की योजनाएं तैयार की जाती हैं। तीसरा, अमीरों के वैवाहिक तथा पारिवारिक संबंध, जो उन्हें संगठित होने तथा एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। चौथा, लोगों के पास अपार धन संपत्ति का होना, जिससे वे विद्रोह के लिए आवश्यक साधन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। विद्रोह के कारण का विश्लेषण कर लेने के पश्चात इन कारणों को जड़ मूल से नष्ट करने की दृष्टि से उसने 4 अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश का उद्देश्य अनुदान यानी कि माफी में दी गई भूमि को जब्त करना था। वस्तुतः हजारों परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्राप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप उद्योगहीन व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जिससे बिना श्रम के जीविका का साधन मिल गया। ऐसे लोगों के पास इधर उधर के कुछ चक्रों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय होता था। सुल्तान ने इस वर्ग को माफी की भूमि के लिए कर देने को बाध्य कर दिया, और पदाधिकारियों को कहा गया कि उनसे से अधिक कर वसूले। इसके अच्छे परिणाम निकले, और बर्नी लिखता है कि बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी न मिलता था। दूसरा अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करके उसे सक्रिय बनाना। अमीरों, अधिकारियों, बड़े बड़े नागरिकों, नगरों एवं कस्बों, बाजारों एवं सरकारी कार्यालयों में गुप्तचर नियुक्त किए गए। गुप्तचरों की देखरेख के लिए भी संवाददाता और गुप्तचर नियुक्त किए गए, और उन्हें आदेश दिया गया कि सुल्तान के सुनने योग्य छोटी से छोटी घटना की रिपोर्ट की जाए। परिणाम ये निकला कि सामान्य लोग और कर्मचारियों ने ही नहीं, अपितु बड़े बड़े अमीरों और अधिकारियों ने भी आतंकित होकर बेकार की बातें करना बंद कर दिया। तीसरा अध्यादेश के अंतर्गत मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया। सुल्तान ने स्वयं मदिरापान छोड़ दिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से शाही मदिरा पात्रों को जनता के सामने तोड़वा दिया। दिल्ली में मादक द्रव्यों को लाने पर रोक लगा दी गई, और नगर की सीमा चौकियों पर कड़ी व्यवस्थाएं की गई। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और नियम भंग करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों बाद इसमें थोड़ी ढील दी गई और लोगों को अपने घरों में शराब पीने की छूट दे दी गई। चौथा अध्यादेश के अंतर्गत अमीरों के परस्पर विवाह संबंधों तथा समारोह में नियंत्रित करने का प्रयास। सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के बिना अमीर लोग अपनी बहन, बेटियों तथा पुत्रों का विवाह संबंध तय नहीं कर सकते थे। समारोह के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। इससे अमीरों के सामाजिक समारोह एवं दावतें बंद हो गई। राजस्व तथा लगान व्यवस्था, निरंकुश एवं शिष्टाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने और साम्राज्यवादी नीति की कार्यान्वित करने, मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए उससे एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी, और इसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की जरूरत। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
पहले अध्यादेश का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो राज्य की सेवा किए बिना ही वर्षों से माफी की भूमि का उपयोग करते आ रहे थे। अब उन सभी को अपनी भूमि के लिए अन्य लोगों की भांति कर चुकाना पड़ा। प्रोफेसर यू एन डे का मानना है कि सुल्तान ने अब इस प्रकार की भूमि उन्हीं के पास छोड़ी जो सरकारी सेवा में थे अथवा जिन पर सुल्तान की विशेष कृपा रही, परंतु ऐसे लोगों को दी गई भूमि का भी पूरा विवरण रखा जाने लगा। डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि इस प्रकार के कदम के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य समस्त भूमि पर सुल्तान में भू स्वामित्व को स्थापित करना था। जो भी दे रहा हो, इसके लागू किए जाने से राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। अलाउद्दीन के सुधारों का दूसरा प्रहार मुकद्दम खुद चौधरी आदि लोगों को सहन करना पड़ा। इनमें अधिकांश हिंदू थे और वंश परंपरा से लगान वसूल करके राजकोष जमा कराने का काम करते थे। इन लोगों को अपनी भूमि का कर अदा करने के बारे में भी काफ़ी रियायत मिली हुई थी, परंतु अलाउद्दीन का विश्वास था कि ये लोग किसानों से जो कर वसूल करते हैं राजकोष में पूरा जमा नहीं कराते और अपनी भूमि का कर भी वे दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग काफ़ी धन एकत्र कर लेते हैं और अमीराना जीवन व्यतीत अथवा विद्रोह की बातें सोचना। सुल्तान ने उनकी रियायतों को समाप्त किया। अन्य किसानों की भांति उनसे भी कर वसूले जाने लगे और विशेष वेतन दिए गए। उन लोगों को पहले की भांति कर वसूलने का काम करने के लिए बाध्य किया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि चौधरी खुद और मुकद्दम इस योग्य न रह गए कि घोड़े पर चढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके और पान का शौक कर सके। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की भांति काम करना पड़ता था। वुल्जहेग भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। अलाउद्दीन का अगला कदम भूमि कर की दरों में वृद्धि करना था। वस्तुतः अलाउद्दीन देश के साधनों का शोषण करके अपने राजस्व की वृद्धि करने का इच्छुक। कुल उपज का आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित कर दिया गया। लगान व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भूमि की नाप कराकर लगान वसूल करना। भूमि की नाप के लिए ईमानदार राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए और पुराने कागजातों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि किस गांव से कितनी भूमि कृषि योग्य है और उससे कितना लगान आता है। लगान जींस के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने मकान कर और चराई कर नामक 2 कर और वसूल करने के आदेश जारी किए। विद्वानों का मानना है कि चराई कर केवल दूध देने वाले पशुओं के लिए ही निर्धारित किया होगा। हिंदुओं से जजिया कर, सिंचाई कर और आयात निर्यात कर भी वसूले जाते। नए करों के परिणाम स्वरूप किसानों को अपनी आय का 75% भाग सरकार को कर के रूप में चुकाना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हुई। संयोग की बात रही कि लगान वसूल करने वाले वंशानुगत पदाधिकारियों और किसानों का अधिकांश वर्ग हिंदू था। इस आधार पर सुल्तान पर यह आरोप लगाना कि उसके राजस्व सुधारों का देह हिंदुओं को कुचलना था न्याय संगत नहीं होगा। डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि इन सुधारों को संपूर्ण सल्तनत में समान रूप से लागू नहीं किया गया। भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूली की व्यवस्था केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी और राजस्व तथा लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक नया विभाग स्थापित किया गया, जिसमें हजारों नए कर्मचारी भर्ती किए गए। इस विभाग में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी को रोकने की दृष्टि से इसके कर्मचारियों को अन्य की तुलना में कुछ अधिक वेतन दिया गया। इस पर भी जब विभागीय लोग बेईमानी से बाज नहीं आए तो सुल्तान ने उन्हें कठोर दंड देने की नीति अपनाई। जो लोग समय पर पूरा राजस्व वसूल करके जमा नहीं करा पाते अथवा रिश्वत लेते पकड़े जाते, उन्हें वर्षों तक कारागार में बंदी जीवन बिताना पड़ता। बर्नी लिखता है कि लोग लगान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इतनी नफरत करने लगे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि यह नीति आत्मघातक थी क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया। निसंदेह अलाउद्दीन ने जिस देश से लागू किया था उसमें वह सफल रहा। इससे राजकीय आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई और लोग विद्रोह करने की बात करना भी भूल गए। सैनिक व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार और मंगोल संकट टालने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत
अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला सुल्तान जिसने एक विशाल स्थायी सेना की नींव रखी, हमेशा राजधानी में सेवा के लिए उपस्थित रहती थी। नीति सैनिकों की भर्ती सीधे सेना मंत्री द्वारा की जाती थी। और सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन देने की नीति लागू की गई। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक के लिए 234 टक्का वार्षिक और 2 घोड़े रखने वाले सैनिक के लिए 322 टक्का वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया गया। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती थी। नए सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी पदोन्नति सुल्तान स्वयं करता था। भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखने की परिपाटी शुरू की गई। इसी प्रकार घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू हुई। सैनिक अच्छे घोड़े को न बदल सके। सेना के संगठन, साज सज्जा और अनुशासन पर अलाउद्दीन बहुत अधिक ध्यान देता। फरिश्ते के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। किसी भी इतिहासकार ने पदातित सैनिकों की संख्या का उल्लेख नहीं किया, परंतु वह निश्चय ही घुड़सवारों से अधिक रही होगी। मंगोलों के रोकथाम के लिए उसने नए दुर्ग बनवाए, पुरानों की मरम्मत करवाई। सुल्तानों को जो शानदार सफलताएं मिली, उसकी मूल में उसकी सैन्य शक्ति ही रही। इससे स्पष्ट है कि उसके सुधारों के फलस्वरूप ही सेना ने कितनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लिया था। बाजार व्यवस्था। सुल्तान द्वारा लागू की जाने वाली बाजार व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों को लेकर काफी विवाद है। एक उद्देश्य ये बतलाया जाता है कि विशाल सेना रखने तथा सैनिकों को नकद वेतन देने से राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। अतः सैनिक को कम वेतन दिया गया, परंतु उसका जीवन आराम से गुजर सके, इसलिए दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए गए। डॉक्टर UN डे ने दूसरा ही उद्देश्य बतलाया। वे लिखते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि उसके सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना। कुछ लोग इसका कारण सुल्तान का मानवीय उद्देश्य बताते हैं। उनके अनुसार सुल्तान अपनी जनता की भलाई के लिए उसे उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता, परंतु अलाउद्दीन जैसा निरंकुश शासक एवं शोषक व्यक्ति से जनता की भलाई की अपेक्षा करना निरर्थक लगता। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने नई बाजार व्यवस्था को लागू किया। नई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं अनाज, दाल, तिलहन, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास, दासी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरे, बकरी, मांस, मछली, साग सब्जी के भाव साधारण बाजार की दर से कम निश्चित कर दिए गए। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार। किसी भी कारणवश राजधानी में निवासियों को उपभोक्ता वस्तुओं के संकट का सामना न करना पड़े, विशाल सरकारी गोदाम बनाए। आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में संग्रहित किया गया। संकटकालीन स्थिति में कौन सी वस्तुएं किस अनुपात में वितरित की जाएगी, इसकी व्यवस्था भी की गई। आजकल जैसे कि राशन पद्धति में मिलता है। अनाज की व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान था। खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए गए। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की भूमि के सभी किसानों से जींस के रूप में लगान लिया जाने लगा। किसानों से ली जाने वाली जिंसों के भाव भी तय कर लिए गए। अनाज को खरीदने का काम केवल परमिटधारी व्यापारियों को ही सौंपा गया। अन्य कोई भी व्यक्ति किसानों से सीधा अनाज खरीदने की आज्ञा उसे नहीं मिली। दूर स्थानों से राजधानी में अनाज लाने वाले बंजारे राजधानी के आसपास बसाए गए, ताकि कम मुनाफे के कारण वे लोग इस काम को छोड़कर कहीं अन्यत्र न चले जाएं। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती, उन्हें राज्य की ओर से ऋण दिया जाता। कपड़े के व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती तो राज्य की ओर कपड़े के व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के लिए अग्रिम धन दिया जाता।
सभी वस्तुएं निर्धारित भाव बेची जा रही है या नहीं, सही तोल माप हो रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल सुल्तान स्वयं करते। छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाया जाता है। यदि कोई व्यापारी दुकानदार बेईमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती। कम तोलने वाले दुकानदारों का उसी मात्रा में उनके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। सुल्तान के अलावा ने किसी भी व्यक्ति को इस संपूर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। अकाल के दिनों में जब अनाज मंडी के सबसे बड़े अधिकारी शहनाई मंडी ने गल्ले के दामों में थोड़ी सी वृद्धि की बात की तो सुल्तान ने उसे इस समय बाजार में ही उसे कोड़े मारने की सजा दे डाली। अपनी संपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुल्तान ने प्रत्येक बाजार के लिए अनेक पृथक अधिकारी नियुक्त किए और प्रत्येक बाजार में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इस व्यवस्था को केवल राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू किया था। समूचे साम्राज्य में लागू किया गया इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर गेएस लाल अनेक तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह व्यवस्था केवल राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यह बात दूसरी है कि इसके परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। सुल्तान अपने उद्देश्य में सफल रहा। इतिहासकार बर्नी ने भी लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु पर्यंत वस्तुओं के भाव एक जैसे ही बने रहे। राज्य और जनता पर प्रभाव। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन ही वो पहला शासक था जिसने राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली। इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके राजस्व में वृद्धि की। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और किसानों के बीच का वर्ग सबसे अधिक लाभ उठाता था और राज्य को वास्तविक वसूली का बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता था। अलाउद्दीन ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था की नींव रखी। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई, भारी वृद्धि। अलाउद्दीन के लिए एक विशाल सेना का व्यय उठाना संभव हो पाया। अपनी इसी सैन्य शक्ति के बल पर वो साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा कर पाया। अमीरों और विद्रोही हिंदू सरदारों की शक्ति को कुचलने कर निरंकुश सत्ता स्थापित कर पाया। परंतु इनके सुधारों के फलस्वरूप उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें पिछले सुल्तानों से किसी न किसी रूप में मुफ्त भूमि प्राप्त हुई थी, अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे, भूमि तथा जागीरों से वंचित होना पड़ा। इससे राज्य की भूमि खालसा भूमि में वृद्धि हुई। सुल्तान के सुधारों के फलस्वरूप लगान वसूल करने वाले वंशानुगत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई। बर्नी के कथानुसार उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, जिसके कारण उनकी पत्नियों को कार्य करने के लिए मुसलमानों के घरों में जाना पड़ता था। अलाउद्दीन ने लगान की दर में भारी वृद्धि की और लगान के अलावा 2 नवीन कर भी लगाए, मकान कर और चराई कर। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। वस्तुतः अलाउद्दीन ने इस सुधार के द्वारा हिंदुओं को दुर्बल बनाकर उनकी विद्रोह करने की शक्ति को ही समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन की मूल्य नियंत्रण अथवा बाजार नियमों को लेते हैं तो इन्हें लागू करने का मुख्य उद्देश्य शाही सेना को लाभ पहुंचाना, न कि परोपकार। समकालीन इतिहासकार बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सके। इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उसकी दरें कम कर दी। इससे स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना विशाल सेना का भरण पोषण करना। डॉक्टर गेएस लाल ने भी लिखा है कि सुल्तान के लिए यह एक राजनीतिक आवश्यकता थी। अलाउद्दीन जैसे निरंकुश सुल्तान से यह आशा करना व्यर्थ था कि वह राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की भावना से प्रेरित होगा अथवा परोपकारी या लोकहित की दृष्टि से आगे बढ़े। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति के कारण वस्तुओं का भाव बहुत सस्ते हो गए, वर्षों तक सस्ते रहे। बर्नी इस कथन की पुष्टि करता है। डॉक्टर गेएस लाल लिखता है कि उसकी सफलता भावों को कम करने में उतनी नहीं है जितनी कि एक लंबे समय तक भावों को नियंत्रण में रखने में है। उसने समय की परिस्थितियों, विशेषकर मंगोलों के निरंतर आक्रमण, साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए सैनिक अभियानों को देखते हुए अलाउद्दीन की सफलता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी, केंद्रीय सत्ता मजबूत, विद्रोह की बात करना दुष्कर हो गया और प्रशासन व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो गई।
इस पूरी व्यवस्था का दूसरा पहलू ले तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन की नीति के लाभकारक होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक सिद्ध हुई और साथ ही लोकप्रिय भी सिद्ध नहीं हो सकी। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसके नियम भी समाप्त हो गए। उसके सुधारों से जनता के किसी वर्ग को लाभ नहीं मिला। सर्वप्रथम हम व्यापारी दुकानदार वर्ग की चर्चा करते हैं तो इस वर्ग द्वारा अतिशय मुनाफा कमाने, कम तोलने और अन्य तरीकों से ग्राहकों को लूटने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना राज्य और जनता दोनों के लिए लाभप्रद था, परंतु इसके लिए कठोर दंड का सहारा लिया गया। व्यापार और व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। लाभ कमाने और व्यापार को बढ़ाने की प्रेरणा जाती रही। फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास क्रम अवरुद्ध हो गया और इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले अनेक व्यापारियों को सरकारी आदेश अनुसार दिल्ली में बसने के लिए बाध्य किया गया और इससे साम्राज्य के अन्य भागों में व्यापार को आघात पहुंचा। किसानों की स्थिति भी दयनीय, क्योंकि उनकी कमाई का 75% भूमि कर के रूप में है, वो अदा करना पड़ता था। बंजारे विवश थे, सस्ती दरों पर बेचने के लिए विवश हो गए और किसान बाजार चुनने की स्वतंत्रता, अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाने के अवसर से वंचित हो गए। हमारा टॉपिक चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके अंतर्गत हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, जिसके अंतर्गत राजत्व का सिद्धांत हो चुका था। नेक्स्ट करेंगे अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह गुजरात के विजय अभियान से लौटने वाली सेना के 9 मुसलमान अमीरों ने किया। रणथंभौर जाते समय सुल्तान के भतीजे अख्तर खान ने विद्रोह किया और जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुए थे तो उसके भांजों ने विद्रोह किया। दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया। इससे अलाउद्दीन काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके विश्वस्त अमीरों के साथ विद्रोह के कारण पर कई दिनों तक लगातार विचार विमर्श किया, विश्लेषण करता रहा और अंत में उसे विद्रोह के मूल में 4 मुख्य कारण दिखाई दिए। प्रथम,